देखिए, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है, जैसे कि नाम से दिख रहा होगा वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें है क्या कि ये जनरली हाई पोटेंशियल को नहीं जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग हाई पोटेंशियल जनरेट करना अगर हो तो इस जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इस जनरल का सिंपल कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में है। अगर इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अ डिवाइस यूज टू जेनरेट हाई पोटेंशियल। ठीक है, अगर आपको ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करना हो, हाई पोटेंशियल मतलब अगर आपको बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करना होता हो या आवश्यकता हो कि हाई पोटेंशियल जनरेट कैसे करें, तो आप वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसा कि नाम देख रहे हैं वेन डी ग्राफ है, ये जो डिजाइन किया गया था, ठीक है, वो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेन डी ग्राफ। ठीक है, जे वेन डी ग्राफ, ये इसका नाम ही था। इसी के नाम के बेसिस पे इस डिवाइस का नाम रहा क्या, वेन डी ग्राफ। देखो कैसे काम करेगा ये, इसका फंक्शन क्या होता है, आखिर ये हाई पोटेंशियल जनरेट कैसे करेगा। ठीक है, आप एक बात बताओ हमें, जैसे कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी चार्ज जा रहा है, चार्ज का फ्लो हो पा रहा है। ठीक, ये तभी पॉसिबल है ना जब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर है। अब यहां पे पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट है और यहां पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है। आपको ये पता होगा कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है और करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। क्लियर है यहां तक। सुन पा रहे सब लोग। हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट है। पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। चार्ज को हमने ए से बी तक एक्सेलरेट करवा दिया या चार्ज मूव कर रही है। ये तभी ना पॉसिबल हुआ कि जब दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लीजिए आपने 1 कूलम चार्ज या मान लो 1 कूलम चार्ज को आपने फ्लो करवाया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल यही 1 कूलम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके हमने यहाँ पे 10 से 50 कर दिया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 40 वोल्ट। समझ पा रहे हैं, 40 वोल्ट। अब बताइए चार्ज ए से बी तब भी जाएगा, लेकिन अभी क्या होगा कि चार्ज का एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे चार्ज जिस एक्सेलरेशन से जाएगा उससे कई गुना ज्यादा एक्सेलरेशन से चार्ज इस वाली कंडीशन में मूव करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज को आप काफी एक्सेलरेट करवा दो, नहीं चार्ज को अगर, या चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन चार्ज की होगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। आई बात समझ में, यहां से दिख पा रहा है ये वाली बात। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से भी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका फंक्शन मेनली हो गया कि टू एक्सेलरेट, ये क्या करता है, चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। यूज टू एक्सेलरेट चार्ज, ये चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करेगा। ठीक है, चाहे चार्ज या चार्ज पार्टिकल कह दो। क्लियर है, गुड। आइए देखो, एक तो
आपको इसका यूज समझ में आ रहा है कि हाई पोटेंशियल डेवलप करना होता है, लेकिन इस जनरेटर का यूज करना क्यों? देखो इसका पर्पस क्या था। इस डिवाइस का पर्पस था कि जो मैटर होता है इन्वेस्टिगेशन स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आपको मैटर के स्मॉल स्ट्रक्चर का, जैसे मैटर का स्ट्रक्चर है ना, उस मैटर के स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज किया जाता है। ये डिवाइस जनरली मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको स्टडी करनी हो तो इस डिवाइस की हेल्प ली जाती है। इस डिवाइस के हेल्प से मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, आप स्मॉल स्ट्रक्चर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्लियर? अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। पूछा जाता है अगर वेंटीग्राफ जनरेटर पूरा आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसमें एक आध पॉइंट उठा के ऐसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछ दिया गया। देखो दो बातें, दो मेन वर्किंग प्रिंसिपल इसका है। एक आपको ये पता है कि किसी भी कंडक्टर पे, सुन रहे हैं सब लोग, किसी भी कंडक्टर पे, ठीक है, अगर आप चार्ज रखोगे तो सारा का सारा चार्ज कहां रहेगा? किसी भी कंडक्टर पे आप चार्ज रखोगे तो सारा का सारा चार्ज कहां रहेगा? आउटर सरफेस पे। अगर इसके बाद वर्किंग, एक तो ये हुआ कि नेट चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होता है, नेट चार्ज resides on the outer surface of conductor। किसी भी कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे ही टोटल का टोटल चार्ज रहता है। आप चार्ज कहीं भी रख दो, कंडक्टर के बाहर सरफेस पे सारे के सारे नेट चार्ज चले जाएंगे। एक पहला हुआ, और दूसरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, डिटेल्स में तो नहीं पढ़ना, ये कोरोना डिस्चार्ज हम बताए थे आपको, ये कोरोना डिस्चार्ज पढ़ाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होगा, पहले वेंटीग्राफ जनरेटर देख लेते हैं, फिर कोरोना डिस्चार्ज का कंसेप्ट भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अभी आजकल बड़ा फेमस चल रहा है ये कोरोना डिस्चार्ज, ठीक। एक बार फिर से समझा दें आपको, करने क्या वाले हम लोग वेंटीग्राफ जनरेटर यूज कर रहे हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज जनरली किया जाता है हाई पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्लियर। फंक्शन क्या होता है, ये ऐसा करता कैसे है, या हाई पोटेंशियल जनरेट करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि चार्ज को आप एक्सेलरेट करवा दो। अगर चार्ज एकदम से एक्सेलरेट हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि हाई पोटेंशियल उनके बीच है, तभी तो चार्ज का एक्सेलरेशन काफी ज्यादा है। अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो चार्ज स्लोली फ्लो करेगा। अगर चार्ज स्पीडली फ्लो कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जिन दोनों पॉइंट के बिटवीन चार्ज का फ्लो हो रहा है उनके बीच काफी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। कंसेप्ट समझ पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। पर्पस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको स्मॉल स्ट्रक्चर मैटर का इन्वेस्टिगेशन करना हो, मैटर के स्ट्रक्चर का अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो तो आप वेंटीग्राफ जनरेटर का यूज करेंगे, क्लियर। वर्किंग प्रिंसिपल ध्यान में रखिएगा, दो वर्किंग प्रिंसिपल इसका इंपॉर्टेंट है। एक पहला जो आपको ऑलरेडी पता है, नेट चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और एक होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है अभी थोड़ा सा बता देते हैं, बाद में लिखा देंगे इसको अलग से, ठीक है, क्लियर है। कोरोना डिस्चार्ज अलग से आपको नोट करवा देंगे, फिलहाल इसमें यूज हुआ है तो इसको समझाते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, सुन रहा है,
कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो मान लीजिए कंडक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है। कंडक्टर मान लीजिए इरेगुलर शेप का है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा कंडक्टर में, मान लीजिए, या अब देखो कंडक्टर सबको दिख रहा है, बोलो। अब कंसेप्ट ये है कोरोना डिस्चार्ज का कि कंडक्टर अगर किसी शेप का हो तो एक ऐसा शेप जहां पे शार्प पॉइंट हो, मतलब यहां पे थोड़ा शार्प बना देते हैं कंडक्टर को। अब देखो यहां का जो ये वाला पॉइंट की अगर हम बात करें, इस वाले रीजन का, क्लियर है, इस पे अगर आप चार्ज रखोगे ना, ध्यान दो बाबू, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज रखोगे तो जैसे मान लीजिए यहां पे अगर ढेर सारा चार्ज होगा तो एक बात पता है, ये सारे के सारे चार्ज इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। अगर फिर से सुनो, हम ये कह रहे हैं अगर कंडक्टर का सरफेस यूनिफॉर्म है, दिख पा रहा है आप लोगों को, ठीक है, अगर कंडक्टर का सरफेस यूनिफॉर्म है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। क्लियर, मतलब चार्ज जो इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो भी यूनिफॉर्मली होगा। क्लियर, लेकिन अगर कंडक्टर का स्ट्रक्चर जो सरफेस है उसका वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये बात समझ पाए? अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, बता देंगे आपको। अब इसका यहां से आप कहां पे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे चार्ज ज्यादा होगा और कहीं पे चार्ज कम होगा। नॉन यूनिफॉर्म का यही ना मतलब होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। अब कहां पे ज्यादा कहां पे कम होगा, तो यही कंसेप्ट है कोरोना डिस्चार्ज का, जहां जो शार्प पॉइंट होगा, शार्प पॉइंट का मतलब होता है आप ये समझ लीजिए नुकीला जगह, नुकीला एरिया, नुकीला सरफेस, जहां पे वो ज्यादा नुकीला वाला रीजन हो रहा हो। जैसे यहां पे देखो ना, ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला ज्यादा नुकीला है ना, तो यहां पे चार्ज ज्यादा जमा होगा, मतलब यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इस पूरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होगी। पहली बात समझ रहे हैं? ठीक। तो शार्प एज जो होता है, शार्प पॉइंट होता है, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब आप क्या करो कि इस पे और चार्ज डिपॉजिट करते चलो, इस पे अभी आप और चार्ज इस पे डिपॉजिट करो, तो फिर चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां से चार्ज का लीकेज स्टार्ट होने लगेगा। अब ये जैसे आप इसकी एक कैपेसिटी होगी, आई बात समझ में, इसकी एक कैपेसिटी होगी जिस कैपेसिटी तक चार्ज को ये होल्ड करेगा। अब उस कैपेसिटी, जैसे कोई भी कंडक्टर होता है ना बाबू, उस कंडक्टर की अपनी कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। अब अगर आप उससे ज्यादा चार्ज दोगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो करने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। तो लीकेज कहां से होगा, लीकेज शार्प पॉइंट से होना स्टार्ट करेगा। आई बात समझ में? और ये लीकेज होने के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है, दूसरा कंडीशन ये है कि जिस मीडियम में आपने इस कंडक्टर को रखा है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तक भी पहुंचाना है आपको। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, एक कोरोना डिस्चार्ज, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। दोनों चीजें अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप कोरोना डिस्चार्ज को समझ लीजिए। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्ज का लीकेज होना, मतलब डिस्चार्जिंग वाला, मतलब चार्ज यहां से कहीं निकल रहा है तभी ना डिस्चार्ज हुआ। और समझ रहे हैं, चार्ज यहां से निकल रहा है, ये निकलने का कंडीशन क्या है, शार्प पॉइंट से चार्ज का लीकेज स्टार्ट होने लगेगा एट अ पर्टिकुलर कंडीशन में। तो शार्प पॉइंट से चार्ज का लीकेज स्टार्ट हुआ, दिस लीकेज इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर है? बोलो बाबू, थोड़ा बहुत
समझ में आया अभी फिलहाल? बोलिए। देखिए सिंपल सा डिवाइस होता है, कोई ज्यादा तामझाम इसमें नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग सेल। एक कंडक्टिंग सेल होगा ऐसा कुछ, ध्यान से देखिएगा, एक कंडक्टिंग सेल होगा। सेल मतलब समझ रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक। इस तरह का एक कंडक्टिंग सेल होगा हमारे पास, और इस कंडक्टिंग सेल को क्या होगा, कवर अप होगा, एक माउंटेड है ना, माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। ये सेल कैसा है, कंडक्टिंग है, इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड से कवर अप कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये सेल जो होल्ड रहेगा, ये सेल कैसे होल्ड होगा, तो एक इंसुलेटिंग स्टैंड डाल देंगे हम लोग। दिख रहा है सबको? गुड। एक इंसुलेटिंग स्टैंड, ये है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड। ये जो कंडक्टिंग सेल है, इस कंडक्टिंग सेल को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड से होल्ड कर दिया ताकि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड और ये कंडक्टिंग सेल हो गया, कंडक्टिंग सेल, और ये हो गया आपका इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, देखो, देयर इज अ हाई टेंशन सोर्स। अब इसमें क्या होगा कि एक हाई टेंशन सोर्स होगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, इसमें यहां पे दो पुली होती है, जैसे यहां पे एक पुली होगा, एक पुली यहां पे होगा। ध्यान दीजिएगा, पुली मतलब समझ रहे हैं, एक पुली टाइप का सिस्टम होगा जो यहां से बेल्ट, देखो दो पुली रहेगा यहां पे, ठीक है, ये पुली है, और इस पुली से ना बेल्ट लगा रहेगा, ठीक है, इस पुली से बेल्ट लगा रहेगा, और ये बेल्ट ऐसे मूव करेगा, समझ रहे हैं, ये बेल्ट है और ये पुली से यहां पे फिक्स रहता, तो ये बेल्ट ऐसे घूमेगा, ठीक है, गुड। अब एक पुली के करीब, पुली से सटा के नहीं, एक पुली के करीब यहां पे हाई टेंशन सोर्स होगा, हाई टेंशन वाला। ध्यान से कंस्ट्रक्शन को समझिएगा, हाई टेंशन सोर्स, ठीक है। दिखने में दिक्कत होगा तो कहिएगा। हाँ, हाई टेंशन सोर्स होगा। अब इस हाई टेंशन सोर्स से टू मेटल कॉम्स, दो मेटालिक कंघी, कंघी होती ना वो इस तरह की, टू मेटालिक कॉम्ब, एक यहां से हो गया, और यही मेटालिक कॉम्ब का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दिखा, एक मेटालिक कंघी यहां पे होगी और एक मेटालिक कंघी इसकी यहां पे होती है, यहां पे एक मेटालिक कंघी यहां पे होगी, ठीक है। टू मेटालिक कॉम्ब हो गया। ये मेटालिक कॉम्ब नाम दे देते हैं, मान लो C1 कंघी और यहाँ पे C2, ये पुली P1 और ये पुली P2। ये पुली है, ये घूम सकती है, मूवेबल पुली होगी, ठीक है। उसके बाद टू पुली मूविंग द इंसुलेटिंग बेल्ट, ये जो ये बेल्ट कैसा होगा, इंसुलेटिंग बेल्ट होगा, कंडक्टिंग बेल्ट नहीं रखना, इंसुलेटिंग बेल्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, पूरे चार्ज को मूव करवाने का काम करता है। देखो मेन पार्ट समझ में आ गया, क्या क्या होगा बाबू, इसमें एक कंडक्टिंग सेल होगा, और ये कंडक्टिंग सेल को हम लोगों ने क्या करा है, इंसुलेटिंग स्टैंड से खड़ा कर रखा है, ठीक। अब यहां पे हमने दो पुली सेट कर रखी है इसके अंदर, जैसे
ये कंडक्टिंग सेल है ना, कंडक्टिंग सेल के अंदर एक पुली हमने यहाँ पे लगा रखा, एक पुली नीचे, यहाँ पे पुली रहती है, ये पुली ना घूमती है, ये पुली घूमेगी, तो ये बेल्ट भी इसके आसपास क्या होगा, पुली से अटैच होगा, तो ये बेल्ट भी ऐसे घूमेगा। एक बेल्ट के करीब हम हाई टेंशन सोर्स रख देते हैं और जिससे एक मेटालिक कॉम्ब लटका देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और एक मेटालिक कॉम्ब हम यहाँ पे नहीं, इससे अटैच करके रखते हैं, इंसुलेटिंग ये कंडक्टिंग सेल से। क्लियर? बिल्कुल। एक सेकेंड, हाँ बोलो फिर से। तो मेन काम लगभग हो गया है। अब यहां पे क्या होता है, इसके बीच में, बिटवीन में, एकदम बिल्कुल सेंटर के आसपास, या एकदम कह सकते हो सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे क्या होगा, सोर्स कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग इंसुलेटिंग, हाँ अब ये होगा टू पुली मूविंग द इंसुलेटिंग बेल्ट एंड अ सोर्स ऑफ आयन और चार्ज पार्टिकल। अब यहां पे एक सोर्स होता है चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, सोर्स होगा चार्ज पार्टिकल का, और इस सोर्स से ध्यान दो, ये सोर्स जो होगा, इस सोर्स से ये चार्ज पार्टिकल सोर्स बनेगा, ठीक है, ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल को या सोर्स ऑफ आयन को यहाँ पे, ठीक है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल या सोर्स ऑफ आयन। अब इस आयन को क्या किया जाता है, टारगेट पे हिट किया जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई टारगेट है, ठीक है, इस टारगेट पे इसको हिट किया जाता है, ये मान लो कोई टारगेट है, क्लियर है, इस टारगेट पे आयंस वगैरह या चार्ज को हिट किया जाता है, जो मेन मकसद होता है इसका मेनली। और ये सब पूरा सिस्टम क्या होता है, क्लोज होता है, ये पूरा सिस्टम आपको एक क्लोज होगा, तो क्लोज नहीं भी करो चलेगा। चलो, इंसुलेटिंग बेल्ट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे टारगेट, दिख रहा है, ठीक, टारगेट हो गया। यहां पे आपका हो जाएगा, इसे एस सोर्स ऑफ आयन कह सकते हो, इसे सोर्स ऑफ आयन या चार्ज कह सकते हो, कंडक्टिंग सेल हो गया। C1 C2 जो है, यहां पे देखो ध्यान से, ये C1 और C2 ये हो गया आपका मेटालिक कॉम्ब, ठीक है, मेटल्स कॉम्ब। उसके बाद ये पुली हो गई आपकी, एक पुली यहां पे है, दिख रहा है आपको, ये पुली, ये हो गई आपकी पुली, एक पुली यहां भी है, P2 P1 P2 पुली हो गई, और C1 C2 कॉम्ब हो गया, पुली P1 P2, मेटालिक सोर्स आयन S। कंस्ट्रक्शन यहां पे होगा, सोर्स हाई टेंशन सोर्स, ST मतलब हाई टेंशन सोर्स, टेंशन सोर्स। अब ध्यान से समझो वर्किंग, इसका काम कैसे करता है, वर्किंग समझ लें इसका, एक बार कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अब इसके वर्किंग को समझ लेते हैं। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहां पे स्विच ऑन किया तो करंट इसमें गई, हाई टेंशन सोर्स है तो काफी ज्यादा करंट जाएगी इसमें। अब यहां से करंट जाना स्टार्ट करेगा, तो यहां पे क्या होगा, ये क्या है, मेटालिक कॉम्ब है। यहां पे इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, ये वाला पार्ट, ये हाई टेंशन सोर्स है, तो यहां पे आपका मेटालिक कॉम्ब हो गया, ठीक है, यहां से सप्लाई किया आपने। अब क्या होगा, क्योंकि ये मेटल है तो सारे के सारे चार्ज क्या होंगे, सबसे ज्यादा चार्ज कहां पे, इसके जो शार्प एज पे है वो डिपॉजिट होने लगेगा। अब हाई टेंशन देने का क्या मतलब हुआ, हाई टेंशन देने का ये मतलब हुआ, हमने आपको क्या कहा था कि किसी भी मेटल की एक सर्टेन अमाउंट तक चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज उस पर डिपॉजिट नहीं करोगे तो क्या चार्ज का लीकेज होगा, ये बताइए।
नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, चार्ज का लीकेज यहाँ पे करवाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि चार्ज का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो हाई टेंशन देने का यही एक मकसद था कि चार्ज को उस सर्टेन लिमिट तक इस कंडक्टर के होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा चार्ज उस पर डिपॉजिट करना है, ताकि क्या हो, चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाए। अब बताओ, देखो शार्प पॉइंट से चार्ज का लीकेज स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये शार्प पॉइंट पे चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब जैसे ही चार्ज लीक करना स्टार्ट हुआ है, अब यहां पे क्या है, एक इंसुलेटिंग बेल्ट है। अब बताइए ये सारा कॉम्ब क्या करेगा, इंसुलेटिंग बेल्ट पे, यहां पे कोरोना डिस्चार्ज हो गया, कोरोना डिस्चार्ज हो गया। अब ये सारा का सारा क्या होगा, बेल्ट एक तरह से कह सकते हो कि चार्ज को स्प्रे कर रहा है। चार्ज को इस बेल्ट पे क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। कंघी कॉम्ब के थ्रू चार्ज स्प्रे हो रहा है। किस पे? बेल्ट पे। क्लियर है? बेल्ट पे। तो मान लीजिए अगर यहां पे चार्ज, कोई भी चार्ज, जैसे मान लो यहां पे चार्ज कौन सा गया, बेल्ट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज गया। ध्यान दो, यहां पे स्प्रे कौन सा चार्ज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हुआ है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हुआ है, क्योंकि बेल्ट कैसा है, इंसुलेटिंग, तो भाई इंसुलेटिंग में जहां जो चार्ज जाएगा वहीं पे रहेगा। और क्योंकि ये बेल्ट मूव कर रहा है तो ये वाला चार्ज मूव करते 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 इस कंघी के पास पहुंचेगा, और इस कंघी से बेल्ट सटा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा इनके बीच गैप होनी चाहिए। क्लियर है? अब क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे देखेगा, समझ रहे हैं बात को? अब C1 वाला सिचुएशन क्लियर हो गया। अब C2 वाला सिचुएशन आपको बताते हैं। ये हो गया अब आपका C2 वाला सिचुएशन, C2। और यहां पे कौन सा चार्ज मोशन, बेल्ट के मूवमेंट की वजह से आ गई है, पॉजिटिव चार्ज आ गई है, मान लो। क्लियर है? अब देखो क्या हुआ, अब ये कॉम्ब क्या है, मेटल का है ना, ये कॉम्ब मेटालिक कॉम्ब है। ये मेटालिक कॉम्ब क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को देखेगा, और बताइए बीच में गैप है, तो यहां पे कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग लगेगा, इंसुलेटिंग, सॉरी कहते हैं इसको, हाँ क्या होगा, इंडक्शन। यहां पे स्टार्ट क्या होने लगेगा, इंडक्शन, क्योंकि ये मेटल है, इसके सामने पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेटल चार्ज होगा, लेकिन किसकी वजह से, इंडक्शन। और इंडक्शन में नेचर चार्ज कैसा होता है, लाइक चार्ज होता है कि अनलाइक चार्ज होता है? जो अनचार्ज कंडक्टर होगा वो क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन की वजह से कौन सी चार्ज होगी, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा बाबू। तो अब ये कॉम्ब क्या करेगा, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से ये कॉम्ब C2 नेगेटिव चार्ज कैरी करने लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो कॉम्ब है, ये कॉम्ब किससे कनेक्टेड है, ये जो कॉम्ब सेल से कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है, गुड। अब सेल से कनेक्टेड होगा, तो ये सेल से कनेक्टेड होगा, तो सेल, ये चार्ज कंडक्शन होने लगेगा। यहां कॉम्ब और बेल्ट के बीच, ध्यान दीजिएगा, कॉम्ब और बेल्ट के बीच इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज कॉम्ब पे क्रिएट होगा, और इंडक्शन और कंडक्शन की वजह से ये सेल पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और इस हिसाब से सेल पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। ध्यान दो बाबू, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यस और नो, बोलो, नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्लियर है? अब आप ही बताओ, ये चार्ज यहां पे जा ही रहा है, ध्यान दो, चार्ज जा रहा है तो ज्यादा नेगेटिव बन रहा है, ज्यादा नेगेटिव बन रहा है, ध्यान दो। और यहां पे क्या है, सोर्स ऑफ आयंस, अगर यहां पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। अब यहां और यहां, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आप चार्ज को काफी, मतलब इसको है ना, पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे सोर्स रहेगा, और ये जल्दी से, एकदम से तेजी से एक्सेलरेट करने लगेगा।
एक बार इसका वर्किंग फिर से समझाते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपने सोर्स ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो इस कंघी पे, कॉम्ब पे चार्ज डेवलप होगा और ये चार्ज क्या होगा, स्प्रे करने लगेगा। कोरोना डिस्चार्ज की वजह से चार्ज का स्प्रे स्टार्ट होगा और ये जो इंसुलेटिंग बेल्ट है, इस इंसुलेटिंग बेल्ट की वजह से ये जो स्प्रेड चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से इस कॉम्ब के पास पहुंचेगा। अब क्योंकि ये इंसुलेटिंग और ये कंडक्टिंग है, दोनों के बीच गैप है, यहां पे हो जाएगा आपका इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से C2 कॉम्ब पे अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा और क्योंकि ये कॉम्ब कंडक्टिंग सेल से कनेक्टेड है, ये कॉम्ब कंडक्टिंग सेल से कनेक्टेड है, इस वजह से ये सेल पे पूरा चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप होने लगेगा। यही मेन मकसद था कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप करने थे हमें। एक बार कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, फिर दोबारा कुछ समझाना हो तो पूछिए, तब तक हम इसका वर्किंग लिख देते हैं आपको। देखो वर्किंग में भी हमने यही लिखा है कि जब जनरेटर स्टार्ट होता है, हाई टेंशन एक्टिव हुआ, स्विच ऑन किया आपने, तो ये क्या करता है, चार्ज सप्लाई करता है और ये चार्ज कॉम्ब के थ्रू इंसुलेटिंग बेल्ट पे स्प्रे कर दिया जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। अब इसकी वजह से ये बेल्ट मूविंग होता है, मूविंग बेल्ट की वजह से ये जो चार्ज स्प्रे हुआ है ये पहुंच जाता है C2 कॉम्ब के पास। इसको हम लोग कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं क्योंकि ये चार्ज को कलेक्ट करने का काम करता है। चार्ज को कलेक्ट किया, लेकिन ये चार्ज को कौन सा चार्ज कलेक्ट करेगा, इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज को क्रिएट करेगा, कलेक्ट करेगा और ये चार्ज जाके पूरे सेल पे डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर है? और काफी ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप हो जाएगा और यही मेन मकसद होता था इस डिवाइस का। एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो इसमें पूछिए, ठीक है। वैसे एग्जाम में नहीं आता है ये कोरोना डिस्चार्ज, या आपको एक फिनोमेना यहाँ पे हुई है और जिसको कहते हैं हाँ डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये दो पॉइंट रह गए हैं इसमें बताने को, एक कोरोना डिस्चार्ज जिसका कंसेप्ट आपको अलग से हम लिखाने वाले हैं और दूसरा डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, उसको अलग से करेंगे हम लोग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अगर नहीं तो छुट्टी, मिलते हैं कल।